हमें छोड़कर सत्ता। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा एक नया प्रयास है अपने देश की महान पर्सनालिटीज को आप तक पहुंचाने का। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो ना ही एक कवि, एक लेखक था, पर उससे भी ज्यादा एक सर्वोच्च कोटि का नेता भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पद्म विभूषण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक 93 इयर्स का लंबा सफर और उससे भी बड़ी उनकी शख्सियत। वो ना ही एक पॉलिटिशियन थे, बल्कि एक सच्चे नेता थे जो सबको साथ लेके चलना जानते थे। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। तो ये वीडियो हमें दिखाता है कि कैसे अटल जी नेहरू जी से प्रभावित थे और किस तरह उन्हें नेहरू जी के खिलाफ होते हुए कई जो उनकी सोच थी नेहरू जी से अलग थी, लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। उनके कामों को अंडरमाइन नहीं किया उन्होंने। एक अप्रिशिएट करने की एक जो कला है, चाहे हमारे विचार अलग है, हम एक अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं, पर एक दूसरे की तरफ जो हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो हमें नहीं खोनी चाहिए। हमें दूसरे के काम की जो एक अप्रिसिएशन है वो हमें हमेशा रखनी चाहिए। और यही चीज़ एक जो अटल जी की सोच है वो हमें इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलती है। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी उनकी माताजी थी और स्वर्गीय श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी इनके पिता। पिताजी एक स्कूल टीचर थे और माताजी एक हाउसवाइफ। इनका एक बड़ा भाई भी था जिनका नाम श्री प्रेम बिहारी वाजपेयी था। अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन इन्होंने ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से की और मिडिल स्कूल एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल एकेडमी से, जहां इनके पिताजी हेडमास्टर भी थे। उसके बाद अटल जी ने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है, उससे अब उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी। अपनी मास्टर्स की पढ़ाई इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस में डीएवी कॉलेज कानपुर से की। ये 10 बार यानी 50 साल तक पार्लियामेंट के मेंबर रहे, 8 बार लोकसभा से और 2 बार राज्यसभा से। इन्होंने 3 कार्यकालों के लिए भारत के 10वें प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। 1996 में केवल 13 दिनों के लिए, लेकिन जब इनकी सरकार वहां टूटी तो इन्होंने जो भाषण दिया पार्लियामेंट में, वो आज तक का सारे पॉलिटिशियंस का, प्राइम मिनिस्टर्स का मिला के सबसे अच्छा भाषण था। आइए आपको एक बारी कुछ उसके ग्लिम्पसेस दिखवाएं। जहां से मैंने आरंभ किया था, वहां अपने भाषण को ले जाना चाहता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा।
परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फिर 1998 और 1999 में 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने और फिर 1999 से 2004 तक एक फुल टर्म के लिए। वो पहले नॉन कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पूरे 5 साल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली। तो आइए देखते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पल और उनकी मेहनत के कुछ फल। अटल जी के रिश्ते सबके साथ अच्छे ही रहे। इनके बारे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अटल जी एक दिन प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व करेंगे। जब अटल जी पहली बार यूएन गए थे तब नेहरू जी ने एम.के. रसगोत्रा जी को, जो कि हमारे एक फॉरेन सर्विसेज के यंग ऑफिसर थे उस टाइम, उन्हें कहा था कि आप जितने ज्यादा फॉरेन मिनिस्टर्स और लोगों से अटल जी को मिलवा सकते हैं मिलवाइए। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? इन्होंने भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और 1968 से 72 तक उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, तो वाजपेयी जी के साथ कई ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को अरेस्ट किया गया। वाजपेयी जी को पहले बेंगलुरु में रखा गया, लेकिन उनकी अपील करने और हेल्थ इश्यूज होने की वजह से उनको दिल्ली एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। वाजपेयी जी ने एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो 1976 दिसंबर में जो दंगे हुए थे उनमें अपने एक्शंस के लिए इंदिरा गांधी जी से बिना शर्त माफी मांगे। एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी हटा ली और जनता पार्टी, जिसका 1977 के आम चुनाव में दबदबा था, जो कि भारतीय जनसंघ और कई अन्य दलों के साथ जोड़कर बनाई गई थी, उसने इलेक्शंस में जीत हासिल की। मार्च 1977 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किया गया। 1979 में मोरारजी देसाई और अटल जी के इस्तीफे के कारण जनता पार्टी टूट गई। एक बार फिर 1980 में भारतीय जनसंघ के कुछ पूर्व सदस्यों के साथ मिलकर अटल जी ने बीजेपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी घोषणा की। उसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। इनके नेतृत्व में कुछ बड़े और अद्भुत काम किए गए, जैसे कि 1977 में देश के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में जब अटल जी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया तो इन्होंने पहला भाषण हिंदी में दिया और हिंदी में देकर एक नया इतिहास रचा। इन्हीं की सरकार में जम्मू और कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हुए, जो कि उससे पहले बंदूकों के साए में ही होते रहे। पहली बार इन्होंने ही वो काम कर दिखाया। कई बड़े काम जो इनकी गवर्नमेंट ने किए, उनमें से कुछ की हम बात यहाँ करेंगे आज। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, जिसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाएगा, वो काम इन्हीं की सरकार ने शुरू किया। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडिया 3rd साइंस पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान और पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट, ये इनके कुछ बड़े हाईलाइटेड कारनामे थे। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट थी 50,000 करोड़। 1999 में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो टोटल लेंथ ऑफ हाईवेज थे 50,000 किलोमीटर, जो कि 2004 जब तक इनकी सरकार थी तब तक वो बढ़कर 15,000 किलोमीटर और ऐड कर चुके थे और वो हो चुकी थी 65,569 किलोमीटर। फॉर कंपैरिजन अगर हम बात करें तो इनके बाद जो मनमोहन जी की यूपीए की सरकार आई थी, उन्होंने 2005 से 2008 तक 65,569 से बढ़ा के 79,243 किलोमीटर कर दी थी, लगभग 14,000 किलोमीटर। जो इन्होंने 5 साल में किया वो दूसरी सरकार ने 8 साल में भी नहीं किया। जो इनका दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था ग्रामीण सड़क योजना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सारे गांवों को शहरों से जोड़ना काफी जरूरी था किसानों के लिए, ताकि वो अपनी फसल शहर तक ले जा सकें।
दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें, जो कि बाद में बाकी सारे शहरों ने रेप्लिकेट किया, वो इन्हीं की सरकार में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने लॉन्च किया, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इन्होंने राइट टू फ्री एजुकेशन डिक्लेयर किया। ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार के टाइम के सामने चैलेंजेस नहीं आए। गुजरात में अर्थक्वेक आया, उड़ीसा में साइक्लोन आया, दिल्ली पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। उसके बावजूद इन्होंने हमारे देश को एक स्टेडी इकोनॉमी दी, जो कि 8% की ग्रोथ पे थी। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि इतना सक्सेसफुल हुआ कि इन्होंने जो हमारा टोटल रिजर्व था जब इनकी सरकार आई थी, और जो हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट था वो 40% पे था जो हमारा रिजर्व था, और जब इनकी सरकार 2004 में गई तब तक हमारा रिजर्व 115% हो चुका था। मतलब कि अगर सारा डेट चुका देते तो भी कुछ पैसे बचते। जस्ट फॉर कंपैरिजन, इसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट ने 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट को 68.2% पे हैंडओवर किया था। आज वो फिर से 100% है, 100% से ऊपर ही है। साइंस की इंपॉर्टेंस देश को आगे बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट है, और अटल जी ये बात मानते थे। इसलिए इन्होंने 2003 में नई साइंस पॉलिसी लागू की, जिसमें 1.1% ऑफ आवर जीडीपी को कमिट किया गया टुवर्ड्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसको इन्होंने 2.5% तक ले जाने का वादा किया था बाय द ईयर 2007। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी सरकार नहीं रही, और कांग्रेस से लेके आज तक ये 0.66 से 0.7% ऑफ आवर जीडीपी ही रही। जबकि सारे डेवलप देशों की अगर हम बात करें, आप ग्राफ में देख सकते हैं, सबने अपना पिछले 10 सालों में इंक्रीज किया है, जो कि हमने नहीं किया। पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें तो अमेरिका ने कहा था कि आप नहीं कर सकते, वरना हमें सीरियस रेपरिकॉशंस का सामना करना होगा। अटल जी ने उसकी परवाह नहीं की, और छुपते छुपाते अटमोस्ट सीक्रेसी में यूएस सैटेलाइट्स और ISI इंटेलिजेंस को धोखा देते हुए न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसकी वजह से हम आज एक सेफ एंड सिक्योर कंट्री हैं। अटल जी ने साथ ये भी स्पष्ट किया कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी तरह के न्यूक्लियर हमले के बाद इस्तेमाल से चूकेंगे भी नहीं। But he took a decision. India will go ahead with the test to DRDO team and more importantly Atomic Energy team. Okay, these two teams, they were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said go ahead for the nuclear test. Vajpayee ji was responsible for transforming India a nuclear weapon state. परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करें। अटल जी किसी भी देश को अपना दुश्मन नहीं मानते थे। चाइना के साथ उन्होंने काफी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए, यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए, और बहुत समय बाद बिल क्लिंटन, जो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो भारत आए। ये एक अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट थी उस समय के लिए। फेब 1999 में अटल जी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बस सर्विस शुरू करी, सदाए सरहद, जो कि दिल्ली से लाहौर की बस सर्विस थी। अटल जी इस बस सर्विस में खुद बैठ के दिल्ली से लाहौर गए थे। ये उनकी कुछ बीती बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ जो कमियां रहीं उसकी हम बात यहाँ नहीं कर रहे। हम उनको एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर की तरह याद कर रहे हैं, एक बड़े नेता। शाहरुख खान ने उनके मरणोपरांत एक ट्वीट में बताया था कि वो कैसे अपने पिताजी के साथ दिल्ली में होने वाले अटल जी के सारे स्पीचेस सुनने जाते थे। एक किस्सा और भी है कि संजय गांधी, उन्होंने अटल जी की स्पीच में क्राउड ना हो, उसके लिए थर्सडे को बॉबी फिल्म, जो कि एक नई फिल्म आई थी, उसको दूरदर्शन पे चलवाया ताकि कम से कम लोग अटल जी की स्पीच सुनने जाएं। लेकिन लोगों का अटल जी के पे जो विश्वास था, जो प्यार था, आप मानेंगे नहीं, रामलीला मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था उस स्पीच को सुनने के लिए, जो कि उनकी एक बहुत फेमस स्पीच भी रही। तो मैं ऐसे एक महान नेता को शत शत प्रणाम करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। हाल ही में उन पे एक मूवी भी बन रही है, जो कि जनवरी 2024 में रिलीज होगी, जिसमें एक अच्छे बड़े कलाकार पंकज त्रिपाठी जी ने अटल जी का किरदार निभाया है, और मूवी का नाम है मैं अटल हूं। तो जरूर देखिएगा। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनकती है।
मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। और हम जल्द ही हमारा दूसरा वीडियो आप तक लेके आएंगे। नमस्कार।